नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, इस वीडियो में हम हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। इस वीडियो में हम वर्णमाला को डिस्कस करेंगे, जानेंगे वर्णमाला से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। दोस्तों, वर्णमाला में सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इस ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। चलिए अब देखते हैं वर्णमाला को। दोस्तों, इन्हीं वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अगर हम देखें दोस्तों, संख्या कितनी होती है हिंदी वर्णमाला में, तो हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर कुल 44 वर्ण होते हैं, जिनमें 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। और लेखन के आधार पर 52 वर्ण, जिनमें 13 स्वर प्लस 33 व्यंजन प्लस 4 संयुक्त व्यंजन और प्लस 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। दोस्तों, अगर हमसे प्रश्न आता है कि हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं, तो हमें 44 लगाने हैं। और अगर लेखन के आधार पर पूछा जाता है तो हमें कुल 52 वर्ण चुनने हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, हिंदी वर्णमाला को कुल 3 भागों में बांटा गया है, स्वर, व्यंजन और अयुग्म। चलिए अब हम देखते हैं स्वर को। स्वर क्या होते हैं? दोस्तों, स्वतंत्र रूप से बोली गई ध्वनि को हम स्वर कहते हैं और हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि 11 स्वर कौन कौन से होते हैं। तो इन 11 स्वरों में छोटा, बड़ा, छोटी, वड़ी, छोटाऊ, वड़ाऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ और औ आते हैं। इन दिए गए स्वरों को ही हम 11 स्वरों में गिनते हैं। दोस्तों, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि लेखन के आधार पर कुल 13 स्वर होते हैं। तो 2 कौन से स्वर होते हैं? तो वो दोस्तों होते हैं अयुग्म। अयुग्म में 2 वर्ण आते हैं, अंग और आह। अंग को हम अनुस्वार बोलते हैं और आह को विसर्ग बोलते हैं। इन्हें दोस्तों हम लेखन के आधार पर स्वरों के ही श्रेणी में रखते हैं, लेकिन ये स्वर नहीं होते हैं। दोस्तों, अयुग्म न तो स्वर होते हैं और ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन होते हैं, इसीलिए इसे अयुग्म की श्रेणी में रखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। दोस्तों, बोलने के समय के आधार पर स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगे, यानी एक मात्रा का समय लगे। ऐसे दोस्तों 4 स्वर होते हैं, छोटा, छोटी, छोटाऊ और ऋ। ये 4 स्वर जो हैं ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हम दीर्घ स्वर को। दीर्घ स्वर वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे या ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगे। दोस्तों, दीर्घ स्वरों के अंतर्गत टोटल 7 स्वर आते हैं। इनमें बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ और औ, ये 7 स्वर जो हैं दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। इनमें जो ऊपर वाले 3 स्वर हैं, बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ, इन्हें हम मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। और नीचे वाले जो 4 स्वर हैं, ए, ऐ, ओ और औ, इन्हें हम संयुक्त दीर्घ स्वर कहते हैं। दोस्तों, इन्हें संयुक्त दीर्घ स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 स्वरों के मेल से बने होते हैं, यानी ये जो स्वर हैं 2 स्वरों का संयुक्त रूप होते हैं। चलिए देखते हैं कि ये किस स्वरों से मिलकर बने होते हैं। जो दोस्तों हमारा ए है, ये आ और ई का मेल होता है। और दोस्तों जो हमारा ऐ है, ये आ और ए का मेल होता है। और दोस्तों जो ओ है, ये आ और छोटा ओ का संयुक्त रूप होता है। और औ जो है, आ और ओ का संयुक्त रूप होता है। तो इसीलिए इन्हें संयुक्त दीर्घ स्वर कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्लुत स्वर को। प्लुत स्वर दोस्तों ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। और दोस्तों इनका प्रयोग जो है नाटकों में होता है। जैसे हम राम बोलना चाहें तो नाटक में हम सीधा सा राम नहीं बोलेंगे, हम राम को बहुत लंबा खींचेंगे, राम ऐसे करके बोलेंगे। ऐसे ही शब्द आता है एक ओम। ओम को हम सीधा सीधा ओम नहीं बोलते हैं, इसे बहुत ही लंबा खींचते हैं, ओम। तो इस हिसाब से ये प्लुत स्वर होते हैं। इनकी गणना दोस्तों हम हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत नहीं करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं स्वरों के उच्चारण स्थान को, यानी जो हमारा छोटा है और बड़ा है,
इसका जो उच्चारण स्थान होता है ये होता है कंठ, यानी इसे हम कंठ से उच्चारित करते हैं। फिर दोस्तों आता है ई और बड़ा ई, इसका उच्चारण दोस्तों होता है तालु से। उसके बाद आता है ऊ और बड़ा ऊ, इसका उच्चारण दोस्तों ओष्ठ से होता है। फिर आता है ए और आई। ए दोस्तों हम अभी डिस्कस कर चुके, किससे मिलके बनता है, आ और छोटे ई से। तो आ किससे उच्चारण होता है, कंठ से, और ए किससे उच्चारण होती है, तालु से। इसी प्रकार से आई जो है आ और ए से मिलके बनती है, तो आ कंठ से होता है और आई जो है कंठ और तालु से उच्चारण होती है, तो इसीलिए इसे हम कंठ और तालु कहते हैं। यानी ए और आई जो है इनका उच्चारण स्थान कंठ प्लस तालु होता है। इसी प्रकार से दोस्तों होता है ओ और औ का उच्चारण स्थान। ओ मिलके काय से बनता है हमारा है आ और छोटे ऊ से। आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ऊ का उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ होता है। तो ओ का उच्चारण स्थान हो गया कंठ प्लस ओष्ठ। इसी प्रकार से औ जो मिलके बनता है आ और ओ से। तो आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ओ का उच्चारण स्थान कंठ प्लस ओष्ठ होता है, तो इसीलिए इसे भी हम कंठ प्लस ओष्ठ ही मानते हैं। यानी ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ प्लस ओष्ठ ही होता है, इसे हम मिला के कंठोस्थ भी कहते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, आ और बड़ा का उच्चारण स्थान होता है कंठ, ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान होता है तालु, ऊ और बड़े ऊ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, ए और ऐ का उच्चारण स्थान होता है कंठ प्लस तालु, ओ और औ का उच्चारण स्थान होता है कंठ प्लस ओष्ठ, यानी कंठोस्थ भी कहते हैं। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं व्यंजन को। दोस्तों व्यंजन वे वर्ड होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, यानी किसी भी व्यंजन को हम बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते हैं। प्रत्येक व्यंजन में स्वर आ मिला होता है, यानी सभी व्यंजनों में जो स्वर आ जो होता है मिला होता है। जैसे का प्लस आ मिलके बनता है का, खा और प्लस आ मिलके बनता है खा, चा प्लस आ मिलके बनता है चा। यानी कोई भी व्यंजन जो है बिना आ के हम नहीं उच्चारित कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों व्यंजनों में सबसे पहले आते हैं स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, इनकी संख्या दोस्तों होती है 25। फिर आते हैं अंतास्थ व्यंजन या अर्धस्वरीय व्यंजन भी इन्हें हम कहते हैं, इनकी संख्या वर्णमाला में होती है 4। इसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन, इन्हें हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, इनकी संख्या होती है 4। फिर आते हैं दोस्तों संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 ही होती है। उसके बाद आते हैं द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन, इनकी संख्या दोस्तों हिंदी वर्णमाला में 2 होती है। ऊपर के जो हमने स्पर्श व्यंजन, अंतास्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन को डिस्कस किया, इन सबको मिलाकर ही दोस्तों हमारे मूल व्यंजन बनते हैं, जिनकी संख्या होती है 33, यानी 25 और 4 प्लस 4 ये हो जाते हैं 33। तो यही हमारे मूल व्यंजन कहलाते हैं, जो कि का से लेके हा तक होते हैं। अगर प्रश्न में आता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं, तो हमें इन 33 को ही लगाना है। संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन को हम मूल व्यंजनों में नहीं गिनते हैं। चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं एक एक करके इन सभी व्यंजनों के प्रकार को। सबसे पहले देखते हैं स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन को। दोस्तों इनकी संख्या वर्णमाला में 25 होती है। का से लेके माँ तक सभी हमारे स्पर्श व्यंजन हैं, जो आपको स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। दोस्तों इन स्पर्श व्यंजन को भी हमने 5 वर्गों में विभाजित किया है, इसीलिए इन्हें हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ऊपर के जो 5 व्यंजन हैं का से लेके इंग्या तक, यानी ये का से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इन्हें हम का वर्ग के व्यंजन कहते हैं, यानी ये पांचों जो हैं का वर्ग के व्यंजन हैं। फिर दोस्तों चा से लेके जो वा तक है इसे हम जा वर्ग के व्यंजन कहते हैं। इसी प्रकार से टा से लेके ढा तक टा वर्ग के व्यंजन होते हैं, और इसी प्रकार से आगे ता से लेके ना तक ता वर्ग के व्यंजन होते हैं, और पा से लेके मा तक पा वर्ग के व्यंजन होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं और स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत कुल 5 ही वर्ग आते हैं। इस प्रकार से टोटल 25 व्यंजन हमारे हो जाते हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि जिस व्यंजन से ये 5 वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं उन्हीं को हम वर्ग कहते हैं। जैसे का से स्टार्ट हो रहा है तो का वर्ग हो गया, फिर 5 खत्म होने के बाद फिर चा से स्टार्ट हो रहा है तो ये चा वर्ग हो गया, फिर 5 खत्म होने के बाद फिर टा से स्टार्ट हो रहा है
तो टा वर्ग हुआ है। टा के बाद 5 वर्ग लेने के बाद फिर आता है ता, तो ये ता वर्ग हो गया। फिर आता है पा वर्ग। इस प्रकार से हमें इन वर्गों को भी याद रखना है और ये बहुत ही आसानी से आप याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इन स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजनों के उच्चारण स्थान को समझते हैं। दोस्तों, जो आपको का वर्ग के व्यंजन दिख रहे हैं, जो ये 5 व्यंजन हैं, ये का वर्ग के व्यंजन, इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ। फिर दोस्तों आते हैं चा वर्ग के व्यंजन, इनका उच्चारण स्थान होता है तालु। फिर दोस्तों आते हैं टा वर्ग के व्यंजन, इनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। फिर आते हैं दोस्तों ता वर्ग के व्यंजन, इनका उच्चारण स्थान होता है दंत, यानी ये दांत की सहायता से बोले जाते हैं। फिर दोस्तों पा वर्ग के व्यंजन जो हैं, इनका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, यानी ये ओंठ की सहायता से बोले जाते हैं। तो इस प्रकार से इनका हम वर्गीकरण करते हैं, इसीलिए इन्हें हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे, अंतास्थ व्यंजन को समझते हैं। इन्हें दोस्तों हम अर्धस्वरीय व्यंजन भी कहते हैं और हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से 4 होते हैं? या, रा, ला और वा। अब इनके उच्चारण स्थान को देखते हैं। या जो होता है, इसका उच्चारण स्थान तालु होता है। रा होता है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। और ला का उच्चारण स्थान दंत होता है। बा का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। चलिए अब देख लेते हैं ऊष्म व्यंजन को। इन्हें हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं और हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या भी 4 ही होती है। इनमें हमारे पहले तालब सा आता है, फिर मूर्धन सा आता है और फिर दंत सा आता है, उसके बाद हा आता है। ये 4 व्यंजन जो हैं ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। बहुत ही आसानी से आप याद रख सकते हैं कि तीनों प्रकार के सा आते हैं और इसमें हा आता है, इसीलिए ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म में भी सा है और तीनों इसके अंतर्गत सा आते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इनके उच्चारण स्थान समझते हैं। सा का उच्चारण स्थान होता है तालु, इसीलिए इसे तालब सा कहते हैं। और इस सा का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, इसीलिए इसे हम मूर्धन सा कहते हैं। और ये जो सपेरा वाला सा है, इसका उच्चारण स्थान होता है दंत, इसीलिए हम इसे दंत सा बोलते हैं। और हा का उच्चारण स्थान होता है कंठ। दोस्तों, इस प्रकार से आप इनके उच्चारण स्थान भी याद रख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, या हम यूँ कहें कि 2 व्यंजनों का संयुक्त रूप होते हैं, इसीलिए इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। चलिए जानते हैं तो हम संयुक्त व्यंजन को। दोस्तों, संयुक्त व्यंजन में सबसे पहले आता है छा, यानी छतरी वाला छा। ये जो है आधा का और प्लस मूर्धन सा से मिलके बनता है। और आगे आता है त्रा। त्रा जो है आधा ता प्लस रा से मिलके बनता है। फिर आता है दोस्तों ज्ञा। ज्ञा जो है जा, आधा जा और प्लस वा से मिलके बनता है। फिर आगे आता है स्रा। स्रा जो है आधा तालब सा और प्लस रा से मिलके बनता है। तो ये दोस्तों होते हैं 4 संयुक्त व्यंजन जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, इसीलिए इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अंत में दोस्तों आते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन को हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। द्विगुण व्यंजन जो है टा वर्ग में जो 2 व्यंजन आते हैं डा और ढा, उन्हीं से बनते हैं या उन्हीं का परिवर्तित रूप होते हैं। डा पे अगर हम बिंदी चढ़ा देते हैं तो ये इसका उच्चारण हो जाता है ड़ा जैसा, और ढा पे हम बिंदी चढ़ा देते हैं तो इसका उच्चारण भी जो है ढा जैसा हो जाता है। इसीलिए इन दोनों व्यंजनों को हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं, यानी ये 2 गुण दिखाते हैं, तो इसलिए हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।